हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस.पी. मिश्रा। और आज हम लोग जो लेसन शुरू करेंगे वो होगा कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। देखिए, कैपेसिटर की बात किया जाए, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें। कैपेसिटर मीन्स इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज को स्टोर करना। बिल्कुल उसी तरीके से होता है। देखिए, यूज़ तो हो गई, जैसे हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, चाहे AC के हो चाहे DC के हों, लेकिन एक बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, चीज़ों को स्टोर किया था फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे घरों में देखते होंगे, पानी की सप्लाई तो आती है, यूज हो सकता है, लेकिन हम घरों में क्या किया था, एक टंकी वहाँ पानी स्टोर कर लिया था, ज़्यादातर फिर रेगुलर उसी से यूज किया जाता। तो इससे चार्ज का एक बैलेंस बनता है, फ्लो का बनता है, और वहाँ से जो अप्लायंस हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सप्लाई है वहाँ से कभी चार्ज ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो उसके लिए एक चीज़ जो यूज की जाती है, जिसको बनाया जाता है, दिस इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। किसी भी बॉडी में जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सके वो एक कैपेसिटर होगा। हम एक लोहे की छड़ ले लें, एल्युमिनियम की छड़ ले लें, उसको चार्ज कर दे, उसमें चार्ज स्टोर है, तो दिस इज ए कैपेसिटर। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल की चीज़ होगी, ये जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए उसके अलग टाइप से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर से इंसुलेटेड कवर होगा। जैसे घरों में बिजली के तार होते हैं, करंट बहती, लेकिन ऊपर से इंसुलेटेड वायर लगा रहता है कि हम उसको टच करें तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट ना हो। और एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है कि अगर हम ना यूज करें तो कहीं से लीक ना हो, वो चार्ज बना रहे। तो दैट इज़ द कैपेसिटर। कैपेसिटर इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो इसको आगे पढ़ने से पहले हम लोग तीन चीज़ें थोड़ा इंट्रोडक्शन की जानेंगे। एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, जिसमें चार्ज को इजीली फ्लो कराया जा सके, दैट इज़ द कंडक्टर। जिसमें चार्ज को फ्लो करा सके, स्टोर कर सके, दैट इज़ द कंडक्टर। सेकंड होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें चार्ज को नहीं फ्लो कराया जा सकता, इसमें करंट को नहीं फ्लो करा सकते, जिसमें चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, दैट इज़ द इंसुलेटर। जैसे हमारी वुडन कोई चीज़ है, उसमें ना तो चार्ज को आप फ्लो करा पाएंगे, ना कोई चार्ज वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। लेकिन इसी इंसुलेटर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उनमें ही एक अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, जिनको पोलर कंपाउंड कहा जाता है। और इन्हीं में एक नई चीज आती है, डाई इलेक्ट्रिक। होते तो इंसुलेटर है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक, इनका एक अलग काम होता है। कहने का मतलब है, इन जब इंसुलेटर को हम यूज करेंगे तो ये इंसुलेटर अपना तो कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, खुद तो नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को अच्छे से इंस्पायर करके काम को करा देते हैं। वही हाल डाई इलेक्ट्रिक करते हैं, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और हमारा तो एम ही हमने कैपेसिटर बनाया इसीलिए है कि चार्ज को स्टोर कर सके। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि चार्ज और स्टोर हो जाए, यही हम चाहते हैं। तो ये तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके प्रेजेंस में चार्ज जो है, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनके प्रेजेंस में किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और यही हमारा मेन एम है। देखिए, दो चीज़ें और हम लोग जानते हैं। चार्ज दो टाइप के माने जाते हैं, एक होते हैं फ्री चार्ज और एक होते हैं बाउंडेड चार्ज। देखिए, किसी भी अगर आइटम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड ऑर्बिटल माने जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाउंडेड चार्ज माने जाते हैं। और इसके बाहर सेकंड और थर्ड के जो बाहर होते हैं, वो हमारे फ्री चार्ज माने जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पीछे स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ ही चुके हो कि यहाँ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी डिस्टेंस कम होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये इतनी आसानी से अपने ऑर्बिट को लीव नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है और ये आसानी से अपने ऑर्बिट को लीव कर देते हैं। तो ये हमारे बाउंडेड चार्ज हो गए। और इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे फ्री चार्ज होते हैं। तो फ्री का मतलब कोई भी फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो दे विल ईजिली लीव द ऑर्बिट। और जब ऑर्बिट को लीव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे, तो इस तरीके से आगे लीव करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चार्ज को हम फ्री चार्ज कहते हैं। कहने का तब फ्री का यही मतलब है कि फ्री तो पूरी तरीके से नहीं है कि मूव कर रहे हैं, बट दे आर रेडी टू मूव, एक इजी फोर्स से आगे मूव कर जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री चार्जेज। और फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट के मोस्टली जो होते हैं वो कहलाते हैं बाउंडेड चार्ज, जो इतनी ईजिली जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे मूव नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस की बात किया, कैपेसिटर की बात किया। अब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटर को क्या बताया था? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अगर कोई भी देखे, मान लीजिए कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कुछ भी होगा, कैपेसिटी कुछ भी होगी, लेकिन अगर उसमें चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। कहने का मतलब C प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू V। कहने का तब कोई भी कैपेसिटर होगा, जब उसको चार्ज देंगे तभी उसमें पोटेंशियल आएगा, एक पावर जनरेट होगा। घरों में सुनते होंगे, कहते हैं बिजली आ गई, तो बिजली आने में कहीं कुछ नहीं होता, कोई चीज़ पार्सल नहीं आ जाता। बिजली आने का मतलब यही होता है कि जब वहाँ से हमारे पावर हाउस से पावर को ऑन किया जाता है तो एक पोटेंशियल फ्लो होना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल ये होता है जो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव कराता है, कुछ भी नहीं आता, केवल वहाँ से ऑन करने पे पोटेंशियल अप्लाई होना शुरू हो जाता है। उसी पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं और हम बोलते हैं बिजली आ गई। जैसे ही ऑफ हो जाती कहते हैं बिजली चली गई, तो कुछ चला नहीं जाता है, वहाँ से उसी पोटेंशियल को ऑफ कर दिया जाता है। और ऑफ करने के बाद जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो बंद हो जाता है और हम बोलते हैं बिजली चली गई। तो कोई भी कैपेसिटर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा, चार्ज को स्टोर करना है तो उसके अंदर पोटेंशियल वर्क करने की कैपेसिटी तभी आएगी जब उसमें हम चार्ज देंगे। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल टू CV। C को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और C की बात किया जाए तो C इक्वल टू Q अपान V। Q की होती है कूलाम, V का होता है वोल्ट, मतलब C अपान V। और इसी का नाम दिया जाता है क्योंकि ये बेसिकली वैसे तो कूलाम पर वोल्ट होगा, लेकिन क्योंकि इसकी जो कॉन्सेप्ट दिया था वो फैराडे ने दिया था, तो उसी के बेस पे C की जो यूनिट है वो फैरड बोली जाती है, या शॉर्ट वैसे F से लिखते हैं। जो फैरड है एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको हम मिली फैरड, 10⁻³ फैरड, या माइक्रो फैरड 10⁻⁶ फैरड, या पिको फैरड 10⁻⁻10 फैरड, ये नैनो फैरड स्मॉल n से होगा 10⁻�9 फैरड। तो ये छोटी छोटी यूनिट की यूज की जाती हैं, क्योंकि फैरड जो है हमारी एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो जो कैपेसिटर की इसकी बात करते हैं, कैपेसिटर बेसिकली जब आते हैं, हम स्टडी में आते हैं, तो दैट इज डिफाइंड दैट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C, और Q और V के बीच का एक फैक्टर होता है, ये डिपेंड करेगा कि कोई भी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है। तो Q इक्वल टू CV और C की वैल्यू Q अपान V। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल अप्रोच और आगे की अप्रोच के लिए अगर C पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है, Q अपान V। Q तो फिक्स होगा, जो भी अमाउंट का हम चार्ज देंगे वो हमारा फिक्स हो जाएगा, लेकिन V जो है वो डिफरेंट बॉडी के लिए अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, V जितने Q देने पे V जितने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, C उतने कम होगी, और V जितने कम प्रोड्यूस होगा, C उतना ही ज़्यादा हो जाएगी जा करके।
तो जब भी आगे हम वर्क करेंगे तो हमें Q तो जो दिया वो तो दिया, किसी भी कंडक्टर को जो Q हमने चार्ज दिया तो दिया, बेसिकली ये नोटिस करेंगे कि उसका V कितना प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्फीरिकल बॉडी की बात किया जाए, ये स्फीरिकल कंडक्टर कह लीजिए, जब इसको Q चार्ज मान लीजिए प्लस Q चार्ज हमने दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगी E। अब इसमें अगर इसकी रेडियस A है तो अगर V की बात किया जाए, Q चार्ज इसको दिया गया टोटल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A हो जाएगा, इतने वोल्ट। C की वैल्यू अभी हमने C की बात किया था, C हो जाएगा Q/V। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। कहने का मतलब कोई भी अगर आइसोलेटेड स्फीरिकल कंडक्टर है तो इसकी C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इतने फैरड। और यहाँ से एक रिजल्ट हमें दिख रहा है कि C प्रोपोर्शनल टू A, मतलब रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, इसकी जितने ज़्यादा रेडियस होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसी में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है अगर यूज किया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K यूज किया जाए तो इसी C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। ठीक है, तो अगर सिंपल यूज किया जा रहा तो C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। इसी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K यूज कर दिया जाएगा तो इसी C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA के बराबर हो जाएगी। थैंक यू। जब हाथ नहीं लगते। और स्टूडेंट कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसकी एनर्जी की बात किया जाए तो हमें जानते हैं W इक्वल टू VQ होता है, कहने का होता है DW इक्वल टू V DQ हो जाएगा, और Q इक्वल टू CV, या DQ तो है ही है, V की जगह हो जाएगा Q बाई C DQ। तो W इक्वल टू हो जाएगा 0 टू Q तो W इक्वल टू कहने का होता है W जो होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यहीं पे अगर Q की जगह CV कर दिया जाए तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, कहने का होता है हाफ CV स्क्वायर। और यहीं पे अगर C की जगह QV कर दिया जाए तो कहने का तो फार्मूला वही होगा, केवल 3 फॉर्म में मिल जाएगा, जो एनर्जी हो जाएगी हाफ Q स्क्वायर बाई C, यही हो जाएगा हाफ QV, और यही हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी के लिए 3 फार्मूले यहाँ पे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पढ़ेंगे, वो होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जब आपस में कंडक्टर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ था, अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसकी जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये है। तो यहाँ पे जिसकी बात स्टूडेंट्स हो रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कहने का होता है कोई एक कंडक्टर हमारे पास है, कैपेसिटर है, जिसमें चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल इसका V1 है। कोई दूसरा चार्ज कंडक्टर है
चार्ज इसमें Q1 है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल इसका V2 है। अब इसको अगर आपस में कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर से इसको कनेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पोटेंशियल दोनों में सेटअप हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 है, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है? C1 प्लस C2 है। अब अगर Q1 की जगह C1V1 C2V2 अपान C1 प्लस C2, तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। फिर से समझ, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? कैपेसिटी के अनुसार जो है चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 है, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 है, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए पहले Q1 था, इसमें Q2 था, जब इसको कनेक्ट कर दिया गया इसमें Q1 डैश हो गया, इसमें Q2 डैश हो गया चार्ज। तो क्लियर सी बात है कि Q1 डैश इक्वल टू C1V, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉमन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो गया है, और Q2 डैश की वैल्यू C2V, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। दोनों को डिवाइड कर दें तो Q1 डैश अपान Q2 डैश ये C1 अपान C2 के बराबर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीधी सी बात है, जिसका जितने ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के उतना ही ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग अब देखेंगे कि जब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा, उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इनिशियल एनर्जी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, जो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। इसकी हाफ C1V1 स्क्वायर, उसकी हाफ C2। और जो सेकेंड वाली देखी जाए E2, तो ये हो जाएगी हाफ और B स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो अब हम दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि एनर्जी लॉस की यहाँ बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका मतलब है अगर हम ये शो कर दें कि E1 माइनस E2 अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि E1 जो है E2 से ज़्यादा है, और E1 अगर E2 से ज़्यादा है दैट मीन्स कि जब हम चार्ज का कनेक्ट कर रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको हम डेल्टा वी ई बोल दें, और v की जगह यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये दोनों में स्क्वायर था, तो एक स्क्वायर का कट गया तो स्क्वायर ऊपर रह गया, नीचे वाला ये आ गया। अब अगर पूरी वैल्यू फाइनली सॉल्व की जाएगी
तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू सॉल्व करके आती है। अगर पूरी वैल्यू, बड़ी सिंपल सी बात है, 12th क्लास है, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इस वाली को यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर C1 C2 कॉमन हो जाएगा, C1 C2 अपान 2 C1 C2, और ये जो फाइनली देखोगे V1 स्क्वायर पर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बचेगा, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगी। अब देखिए कैपेसिटेंस है, किसी कैपेसिटर का हमेशा ही पॉजिटिव होगा। V1 माइनस V2 जो है चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। कहने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, और इसका मतलब है एनर्जी लॉस हो रही। वैसे भी इतनी बात तो स्टूडेंट क्लियर ही है कि जब कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। फ्लो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जाके कोलिजन भी होगा, कोलाइड भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होना ही होना है। जानते होंगे आप लोग कि जो थर्मल पावर से एनर्जी भेजी जाती है इंडिया में, वो जितनी भेजी जाती है 76% ही यूज की हो पाती है, रिमेनिंग लॉस हो जाती है। तो जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का लॉस होता ही होता है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। दो कैपेसिटर थे, इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब इनको कनेक्ट किया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज एक दूसरे में फ्लो किया, तो चार्ज फ्लो करने से एनर्जी में लॉस होगा। वो चीज़ हम लोगों ने आप प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि E1 माइनस E2 पॉजिटिव आ रहा होता है, E1 E2 से ज़्यादा है। E1 E2 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि जो है वो एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा। तो रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा कैपेसिटर का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद पार्ट 2 में आप लोग जितना भी इसका बचा हुआ है वो चीज़ देखेंगे। थैंक यू।